हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम न्यूरो का एक और टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज़ सीजर्स। ठीक है, उसके टाइप्स एंड ऑल, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एसए में आ जाता है या फिर शॉर्ट में भी आ जाते हैं इनके टाइप्स। तो हम चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये MSN 2 का न्यूरो का एक टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए, सीजर्स और एपिलेप्सी में डिफरेंस आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजर क्या है, एक टाइप का सिम्टम है, ये कोई डिसऑर्डर नहीं है। और एपिलेप्सी जो है वो डिसऑर्डर होता है। ठीक है, तो ये है इसमें डिफरेंस। अगर आपको याद ना रहे तो आप कैसे याद रख सकते हैं, सीजर्स को आप याद रख सकते हैं S फॉर सीजर, S फॉर सिम्टम्स। ठीक है, तो जो सीजर होता है वो क्या होता है, एक टाइप का सिम्टम है। क्या होता है, सडन एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन में क्या होता है, सडन यानी कि अचानक से एक एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। ठीक है, जो ये होता है बॉडी में एक टाइप का, आप मान सकते हैं कि ब्रेन में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है। ठीक है, जो कि करंट के जैसे होता है, वो बॉडी में एबनॉर्मल तरीके से अगर फैलता है तो वो एपिलेप्सी का रूप ले लेता है। ठीक है, चेंजेस, और इसके वजह से क्या होता है, चेंजेस इन द सेंसेशन, बिहेवियर, मूवमेंट, परसेप्शन एंड कॉन्शियसनेस। मतलब इंसान की सोचने की, समझने की शक्ति और मूवमेंट, हिलने डुलने की शक्ति या फिर कॉन्शियसनेस, वो अपने होश में नहीं रहता इस चीज़ की वजह से। सीजर्स को आप याद रख सकते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, जैसे किसी लोगों को दौरे आते हैं ना, और अचानक से वो ज़मीन पे गिर पड़ते हैं और उनके हाथ पैर काँपने लगते हैं, तो वो होता है सीजर। ठीक है, जब ये सीजर यानी कि सिम्टम जो है वो बार बार आता है, ठीक है, उसी को कहा गया है रिकरेंट सीजर। तो उस डिजीज़ क्या बोला जाता है, तब ये एपिलेप्सी कहलाता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होते हैं, कहाँ पे, ब्रेन से। ठीक है, सीजर एक्टिविटी इसमें क्या होता है, मेनली ये क्या करता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है। जो हमारे हमारे ऑल ओवर बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं ना, तो न्यूरॉन्स का काम क्या होता है कि मैसेज को पहुंचाना है ना, जितने भी हमें सेंसेस हो रहे हैं वो क्या करते हैं, ब्रेन से पूरे ऑल ओवर बॉडी में जो है फैलते हैं। तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हाइपर एक्टिव यानी कि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे तभी तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, अब नॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की वजह से ये न्यूरॉन्स हाइपर एक्टिव होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही काम करने लगते हैं, और इसके वजह से वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जो भी ऑक्सीजन और ग्लूकोज का लेवल है वो इसे एक्सेसिवली यूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने लग जाते हैं। ठीक है, अगर बॉडी से ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये ज़्यादा खर्च करने लगेंगे तो क्या होगा, बॉडी में कमी हो जाएगी इन चीज़ों की। तो ये होता है सीजर एंड एपिलेप्सी। ठीक है, समझ आ गया अब आपको। अब हम इसके बाकी चीज़ें देखते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके ईटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर, क्यों होता है ये। ठीक है, आप इसमें से आपको जो भी याद रहे आप वो एग्जाम में लिख सकते हैं। एबनॉर्मल लेवल ऑफ सोडियम और ग्लूकोज इन द ब्लड, अगर एबनॉर्मल लेवल हो जाए, ठीक है, जैसे हमने बोला ना कि ग्लूकोज ये सब क्या हो रहा है, ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो इसमें इम्बैलेंस हो जाए तो उसके वजह से देर, अगर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली हम न्यूरो का चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें सीजर पढ़ रहे हैं, तो ब्रेन में एबनॉर्मेलिटी, ट्यूमर हो गया या फिर कोई इंजरी हो गई, तो उसके वजह से हाई फीवर होने की वजह से, तो हम पढ़ते हैं ना कभी कभी कि फ़ीवर इतना तेज़ हो जाता है कि सर तक बुखार चढ़ जाता है, ऐसे लोग कहते हैं गांव में। तो ये सब चीज़ें, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो तो भी। ठीक है, देन इन्फेक्शन की वजह से, अगर ब्रेन में कोई इन्फेक्शन है जैसे मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस और भी चीज़ें, ठीक है, जो भी ब्रेन के प्रॉब्लम। देन किडनी लिवर फेलियर, बर्थ इंजरी, इनबॉर्न एरर ऑफ द मेटाबॉलिज्म, अगर बाय बर्थ ही कोई प्रॉब्लम है, जेनेटिक फैक्टर्स, ठीक है, अगर पेरेंट्स में या फिर कोई फैमिली मेम्बर में अफेक्टेड है तो भी ये होने के चांसेस होते हैं। देन हेड ट्रॉमा, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, ट्यूमर्स, अल्जाइमर डिजीज, इन्फेक्शन, एक्यूमुलेटेड ट्रॉमा, ये सारा क्या है, आपको CNS यानी कि ब्रेन से रिलेटेड आपको जो भी इंजरी या फिर डिजीज़ पता होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको एक याद करने के लिए इजी वे में बता रही हूँ, ताकि आपको ध्यान रहे कि ईटियोलॉजी वगैरह किससे, हम ब्रेन का पढ़ रहे हैं, क्योंकि ब्रेन में एबनॉर्मेलिटी, जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होते हैं, तो आपको ब्रेन से रिलेटेड है। एंड क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, अगर कोई बहुत ज़्यादा शराब पीता है, ठीक है, अल्कोहलिक है, तो उसको भी होने के ये बहुत ज़्यादा चांसेस है, रिस्क में होता है वो। ठीक है, तो ये हो गए कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर। अब हम पैथो देखते हैं, इसका पैथोलॉजी। व्हेन द इंटीग्रिटी ऑफ द न्यूरॉन सेल मेम्ब्रेन इज़ ऑल्टर्ड, ठीक है, क्या हो गया, न्यूरॉन सेल्स में क्या हो गया, ऑल्टर हो गया। हमने पढ़ा था कि हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है, इम्पल्स अकर्स इन बर्स्ट व्हेन एवर टास्क इज लेफ्ट कंप्लीटेड आर नॉट मॉड्यूलेटेड ब्रेन स्ट्रेस एंड थैलेमस। क्या होता है कि हमारे ब्रेन में होते हैं ना थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये सब कंट्रोल करते हैं जो चीज़ों को,
अगर कोई काम, जैसे ये क्या होता है कि एबनॉर्मल हो गया है, अगर इम्पल्सेस या प्रॉपर अमाउंट में वो क्या कर रहे हैं, मैसेज नहीं पहुंचा रहे हैं, तो इम्पल्सेस क्या होता है, हाइपर एक्टिविटी होते हैं, बर्स्ट होने के चांसेस होते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके वजह से क्या होगा, अनवांटेड डिस्चार्ज होगा, ठीक है। अनवांटेड डिस्चार्ज जो है तो फिर ये कहाँ फैल जाता है, ये बॉडी कंट्रोल्ड बाय एसेंट सेल्स बाय परफॉर्म सेल्स ए नहीं परफॉर्म, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, आप अगर कॉन्सेप्ट समझ जाते तो आप अपना भी पाथ यहाँ पे बना सकते हैं कि ऑल्टरेशन हो गया है इम्पल्स में ऑल्टरेशन होने की वजह से क्या हो रहा है कि इम्प्रॉपर क्या हो रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शंस, जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स में होते हैं वहाँ से इम्पल्सेस जो एबनॉर्मल इम्पल्सेस पास हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इम्बैलेंस हो गया है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे सीजर्स मूवमेंट स्टॉप वंस इनहिबिट प्रोसेस टू डेवलप और एपिलेप्टोजेनिक माइनर और एग्जॉस्टेड, ठीक है। देन आ जाएगा डिप्रेस सीएनएस, उसमें सीएनएस उसकी वजह से डिप्रेस्ड हो गया एंड शोज द कॉन्शियसनेस, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है तो पेशेंट क्या हो गया, इम्बैलेंस हो रहा है उसके सेंसेशन में, बिहेवियर, परसेप्शन, कॉन्शियसनेस वगैरह ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पैथो था। अब हम पढ़ते हैं कि मैं इसका एक और इजी वाला पैथोलॉजी शॉर्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। मैं दूसरा पैथोलॉजी करूँगी तो सिर्फ पैथो का होगा, इसलिए मैं शॉर्ट्स में अपलोड करूँगी, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे, अगर आपको ये नहीं लिखना है तो। अब हम क्लासिफिकेशंस देखते हैं। तो ये है सीजर क्लासिफिकेशन। ये दो टाइप का होता है, पार्शियल एंड जनरलाइज सीजर। पार्शियल में इतना आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप पार्शियल में सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि ये दो होगा, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। पार्शियल और जनरलाइज पहले दो लिख लीजिए टेबल में, देन पार्शियल में दो। फिर आप यहाँ पे क्या करिए, जनरलाइज सीजर जो है उसमें ध्यान रखिए क्या होगा, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक, फिर एब्सेंस सीजर मायोक्लोनिक, टोनिक, क्लोनिक और एटोनिक होता है, ठीक है। एटोनिक आपको जितना याद रहेगा आप वो लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गए सीजर्स के टाइप्स, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं डिटेल में एक्चुअली क्या होता है। ये हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं पार्शियल सीजर। पार्शियल में मैंने बोला था बस आप इतना ध्यान रखिए, सिंपल और कॉम्प्लेक्स दो टाइप होते हैं। तो ये पार्शियल सीजर है, ठीक है, जिसमें पार्शियल का मतलब होता है हाफ, है ना, पार्शियल कंप्लीट नहीं होता है ये। तो इसमें सिर्फ अपर एक्सट्रीमिटी अफेक्टेड होती हैं। मैं आपको जस्ट बेसिक्स बता देती हूँ, आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं, और आप इसमें मेंशन कर सकती हैं ये सिंपल टाइप का मैं एक्सप्लेन करी, ठीक है। यहाँ मैंने इसमें मेंशन नहीं था, मैं बता रही हूँ इसीलिए, जिसमें ओनली अपर एक्सट्रीमिटीज़ अफेक्टेड होंगी, जिसमें इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स आपको अपर एक्सट्रीमिटीज़ में दिखेंगी, ठीक है, जो कि हो जाती हैं आपकी क्या, लिम्स वाला पोर्शन, और या फिर फेस हो गया, या तो अपर एक्सट्रीमिटी या तो लोअर एक्सट्रीमिटी अफेक्टेड होते हैं। और इसमें क्या चेंजेस होते हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि फ्लैश लाइट इन द फील्ड ऑफ विजन में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे स्पीच प्रॉब्लम, टेस्ट, पैलर, स्वेटिंग होगा बहुत ज़्यादा वैसे। अब कॉम्प्लेक्स का देखते क्या, कॉम्प्लेक्स जो होता है वो पर्पसलेस होता है, रिपीटेटिव एक्टिविटी जो बार बार होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, लिप स्मैकिंग, च्यूइंग, पैटिंग पार्ट ऑफ द बॉडी और पिकिंग एट क्लोथ्स वाइल इन ड्रीमिंग स्टेट। ये क्या होता है, बार बार और रिकरेंट होता है, उसे कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स पार्शियल, इसमें दिया है, बट आप इसको ध्यान रख सकते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स दो टाइप, ठीक। अब हमने पढ़ा था दूसरी साइड की जनरलाइज सीजर होता है। अब ये जनरलाइज का आप यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, और इसमें कॉन्शियसनेस में भी इम्पेयर्ड होने के चांसेस है, यानी कि पेशेंट जो है वो कॉन्शियस नहीं होता है इस फील्ड में। और इसमें टाइप्स देख लीजिए, मैंने अपने हिसाब से नंबरिंग की है। एब्सेंस सीजर जो होता है मोस्टली चाइल्डहुड या फिर एडोलेसेंस में देखा जाता है, ठीक है। फिर मायोक्लोनिक सीजर जो है वो क्या होता है, सिंगल मसल ग्रुप या फिर मल्टीपल। इसमें मायो से आप याद रख सकते हैं मसल्स, ठीक है। एबनॉर्मल जर्की मूवमेंट्स होते हैं किसमें, मसल्स में। इसमें या तो सिंगल मसल इन्वॉल्व होगा या तो मल्टीपल मसल। क्लोनिक में आप याद रख सकते हैं सी फॉर क्लोनिक, सी फॉर आ जाता है कॉन्ट्रैक्शन। रिदमिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें, एंड रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाली चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं, जो कि मूवमेंट होता है और मोस्टली 30 to 40 सेकेंड्स तक रहता है, जो मैंने यहाँ पेंसिल से मेंशन किया, ठीक है। क्लोनिक में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड, मायोक्लोनिक मसल, और एब्सेंस वाला जो है वो चाइल्डहुड में देखा जाता है, या फिर ए फॉर एब्सेंस, ए फॉर एडोलेसेंस है, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस में देखते हैं, ठीक है।
अब यहाँ देखिए टोनिक सीजर। टोनिक सीजर में क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है क्या, मसल टोन। टी फॉर टोनिक, टी फॉर टोन, मसल टोन। मसल टोन और कॉन्ट्रैक्शन आप ध्यान रख सकते हैं। और इसमें भी क्या होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। 30 सेकेंड्स के लिए जो है वो, जो बच्चा है या फिर पेशेंट जो है वो क्या होगा, उसकी मसल टोन जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, 30 सेकेंड्स के लिए। अब यहाँ आप देख सकते हैं एटोनिक सीजर। एटोनिक का मतलब देखो, TO मैंने जहाँ जहाँ सर्कल किया, जस्ट कॉमन याद करने के लिए एक इजी वे में। इसमें क्या होगा, टोटल लॉस ऑफ मसल टोन। इसमें या तो अपर या तो लोअर हम पढ़ रहे थे, कहीं कहीं पे हो रहा है, ठीक है, कहीं पे सिंगल मसल्स हो रहा है या ग्रुप ऑफ मसल्स इन्वॉल्व है। एटोनिक ये जो है, इसमें क्या होगा, टोटल लॉस ऑफ पूरे बॉडी में होगा, मसल टोन में लॉस हो जाता है, ठीक है। देन जनरलाइज टोनिक क्लोनिक। अब इसमें टोनिक और क्लोनिक पहले हम अलग पढ़ रहे थे, इसमें दोनों आएगा। ये मोस्ट कॉमन होता है, जिसका दूसरा नाम ग्रैंड माल सीजर भी होता है, ठीक है। ग्रैंड माल सीजर पूछने से भी जनरलाइज टोनिक क्लोनिक हो, इसका मतलब है, ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। और इसमें क्या होगा, स्टिफनेस ऑफ द लिम्स, ठीक है, लिम्स में स्टिफनेस होगी, जर्की ऑफ द लिम्स एंड द फेस में होगा, ठीक है। तो इसमें टोनिक भी आपको पता लग गया और क्लोनिक भी, तो दोनों इन्वॉल्व रहता है मिक्स, इसलिए इसको जनरलाइज कहा जाता है। जनरलाइज का मतलब होता है ऑल ओवर द बॉडी। देन फर्स्ट एक और है, ड्यूरिंग द टोनिक फेज, जो हमने पहले पढ़ा था उसमें आप ये ऐड कर सकते हैं। टोनिक फेज में क्या होता है, ब्रीथिंग भी डिक्रीज़ हो सकता है, साइनोसिस यानी कि बॉडी जो है वो नीला पड़ जाएगा। साइनोसिस का मतलब वही होता है, लिप्स, नेल बेड एंड फेस में क्या हो जाएगा, ब्लूइश कलरेशन, डिसकलरेशन, यानी कि ब्लू कलर, यानी कि साइनोसिस। और ये साइनोसिस कब होता है, जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है बॉडी में। और हमने पहले ही पढ़ा है कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो है न्यूरॉन्स ज़्यादा यूटिलाइज करने लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे मेडिकल मैनेजमेंट। ये इजी है तो इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ डायग्नोसिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग थेरेपी कौन सी यूज़ करनी है, देन सर्जिकल मैनेजमेंट कौन कौन सा है, और फर्स्ट एड अगर हुआ है तो टोनिक क्लोनिक में क्या है वो आप कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि कभी भी पेशेंट अगर अफेक्टेड हो तो वहाँ पे क्राउड नहीं करना है, ना कि उसके हाथ में कोई, जैसे लोग क्या करते हैं, लोहे की कोई चीज़ पकड़ा देते हैं हाथ में ताकि सीजर्स उन्हें लगता है कि आराम हो जाएगा उससे, या फिर कोई कैंची या फिर लोहे की चीज़ पकड़ा देते हैं, वो सब नहीं करना चाहिए एक्चुअली। उससे क्या होता है, पेशेंट या तो दूसरे को हार्म भी कर सकता है या खुद को हार्म करने के चांसेस होते हैं। इसीलिए कोई भी शार्प के आइटम्स उनके हाथ में नहीं पकड़ानी चाहिए जब भी वो उन्हें क्या हो, एपिलेप्सी की कंडीशन यानी कि दौरा जब पड़ता है। यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोसिस के अकॉर्डिंगली जो भी इंटरवेंशंस लेने वो यहाँ मैंने मेंशन कर दिए हैं, तो आप पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं आराम से। नर्सिंग मैनेजमेंट से ईजी है इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया यहाँ पे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि डिफरेंस क्या है एपिलेप्सी एंड सीजर्स में एंड उसके टाइप्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा। एंड इसके मैंने ट्रिक्स बता दिए हर टाइप को याद करने के। आई होप आपको समझ आएगा, तो प्लीज़ लाइक करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।